गुड मॉर्निंग बच्चों। आज पुनः मैं आपको आपकी मंथन पाठ्य पुस्तक से पाठ 12 जुम्मन का दूसरा भाग पढ़ाऊंगी। कल आपने जुम्मन के स्वरूप और गांव में बनाए उनके संबंधों के बारे में पढ़ा था। आज मैं आपको उनके कार्यों और उनके हालातों के बारे में पढ़ाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। दशहरा के अवसर पर गांव में जो रामलीला होती उसमें जुम्मन बड़ी प्रसन्नता से भाग लेते थे। वानरी और राक्षसी सेना के वस्त्रों की मरम्मत तो वो निःशुल्क करते ही थे। राजगद्दी के समय भांडों का जो स्वांग होता था उसमें जुम्मन लय से राम राज्य की मुबारकबादी गाते थे। पर पिताजी के देहांत के बाद गांव से संबंध टूट सा गया और एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं लगभग 8 साल के बाद गांव गया और वह भी अपने संबंधी के लड़के के विवाह में। गांव जाकर सुना कि जुम्मन बीमार हैं और संभवतः बचेंगे नहीं, अतः उन्हें देखने की इच्छा मैं रोक नहीं सका। लेखक कहते हैं कि जो जुम्मन थे वो दशहरा में होने वाली रामलीला के वस्त्रों की सिलाई करते थे या फिर उसमें जो स्वांग होता था, नाटक होता था, उसमें भी हिस्सा लेते थे, राम राज्य की मुबारकबादी देते थे। लेकिन एक बार जब लेखक के पिता का देहांत हो गया तो वो शहर चले गए और उनका गांव से नाता ही टूट गया। लेकिन जब वो 8 साल बाद अपने किसी संबंधी के लड़के की शादी में जब आए तो उन्हें पता चला कि जुम्मन बीमार हैं और वो बचेंगे नहीं, तो वो अपने आप को रोक नहीं सके और जुम्मन से मिलने के लिए चले गए। घर के बाहर पहले की तरह ही 1-2 बकरियां बंधी थीं, पर गाय भैंसें नहीं थीं। बाहर जो तख्त पड़ा था वह वहाँ कई जगह से टूट गया था। पिछले दिनों जुम्मन के यहाँ जब बहुत अधिक भीड़ हो जाती थी तो उनके ग्राहक इसी पर बैठा करते थे। यानी जब घर उनके पहुँचे लेखक जुम्मन के घर, तो वहाँ देखा कि वहाँ पहले की तरह ही 1-2 बकरियां बंधी हुई थी घर के बाहर, लेकिन जो गाय भैंसें बंधी रहती थी वो नहीं थी। और बाहर जो तख्त यानी जो चौकी पड़ा था वह भी कई जगह से टूट सा गया था। पिछले दिनों जुम्मन के यहाँ जब बचपन में लेखक जब गांव में रहते थे तो उस समय जुम्मन के यहाँ जब भीड़ बढ़ती थी सिलाईदारों के लिए, सिलाई कपड़े सिलवाने के लिए, तो वो सारी भीड़ इसी चौकी पे, इसी तख्त पे बैठा करती थी। पर आज तख्त को देखने से ऐसा लगा जैसे बहुत आदमी उस पर बैठने नहीं आते। मतलब उस तख्त को देख के ऐसा लग रहा था कि मतलब बहुत दिनों से उस तख्त पे कोई बैठा ही नहीं या बैठने आया ही न हो। आवाज़ देकर भीतर गया तो जुम्मन को एक पुरानी खाट पर पड़ा देखा। उसे पहचान कर उठने की चेष्टा में वे खांसने लगे। फिर धीरे धीरे बोले, बदलते हुए जमाने से मैं बहुत लड़ा बेटा, पर हार गया। मतलब आवाज़ देने के बाद लेखक घर के अंदर पहुंचते हैं तो उन्होंने वहां देखा कि जुम्मन एक टूटी हुई खाट पर लेटे हुए हैं और उन्हें पहचानने के बाद जब जुम्मन उठने की कोशिश कर रहे थे तो वो खांसने लगे और उन्होंने कहा कि बदलते हुए जमाने से मैं लड़ने का बहुत कोशिश किया हूँ, लेकिन मैं हार गया। धीरे धीरे अब तो सब कुछ बदल गया है। जब तक तुम्हारे पिता की तरह पुराने विचारों के लोग थे, गांव में रहे थे, मेरे सिले कपड़े की कुछ कदर रही, पर उन लोगों के जाने के बाद तो मेरी कमर ही टूट गई। तब जुम्मन का कहना था कि जब पहले तुम्हारे पिताजी के समय के यानी लेखक के पिताजी के समय के जब लोग थे तो उस समय मेरे सिले हुए कपड़ों की कद्र थी, लेकिन जब से वो लोग नहीं रहे तब से तो मेरी कमर ही टूट गई। यानी उनका सिलाना बंद हो गया, रोजी रोटी बंद हो गया। इस तरह से उस मशीन को देखकर तुम अचरज कर रहे होगे, पर मशीन लाने की इजाज़त तो मैंने तब दी जब घर में फाके होने लगे। मतलब फाके मतलब गरीबी होने लगा, खाने पीने में भी दिक्कत होने लगी। गांव के लोगों को जब विलायती कपड़े ही पसंद आने लगे और उन्होंने हथकरघे पर तैयार मोटे कपड़े लेने बंद कर दिए तो जुलाहे अपनी रोटी कमाने के लिए शहर से सिलाई मशीन ले आए। उनके लड़के शहर में रहकर नए ढंग के कपड़े काटना सीना भी सीख आए थे। वे कम पैसे लेकर जल्दी सिलाई करने लगे। आने में उनका काम चल जाता, मतलब आने में मतलब थोड़े पैसे में उनका किसी तरह घर बार चल पाता था। मेरे हाथ की सिलाई महंगी लगने
पहले भी उनको कोई पैसे नहीं देता था, अनाज दूध दही इत्यादि पहुंचा देते थे लोग, लेकिन अब वही उन लोगों के लिए महंगा हो गया था। तो मैं रूखी सूखी खाकर भी चलाता रहा, पर यह लड़का नहीं माना और 2 साल पहले मशीन खरीद लाया। अब रोटी तो मिल जाती है पर घर की रौनक चली गई। तुम तो देख ही रहे हो बेटा, अब तो 1 पाव मट्ठा चाहिए उसे भी खरीदना पड़ता है और जलाने का उपला भी खरीद कर आता है। यानी उनका कहने का मतलब है कि पहले जब मैं सिलाई करता था, लोग कपड़े सिलवाते थे तो भले ही उसके बदले दूध दही अनाज दे जाते थे, लेकिन तो इससे खाने पीने की दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन अब की हालात ऐसी है कि 1 पाव मट्ठा भी हमें खरीद कर खाना है और खाना बनाने के लिए उपला भी हमें खरीदना पड़ता है। पहले जब गाय भैंसे दरवाजे पे बंधी थी तो उपला अपने घर ही मिल जाता था उन्हें, लेकिन अब उन्हें वही उपला खरीदना पड़ता है। यह सब कुछ मैं सह लेता हूँ बेटा, पर आस पड़ोस में जब शादी ब्याह होता है और जुम्मन को कोई पूछता नहीं तो मेरी छाती फट जाती है। यानी दर्द भरे स्वर में उन्होंने कहा कि यह सब तो फिर भी मैं सह लेता, लेकिन जब गांव में अगल बगल में शादी ब्याह होती है, जब मुझे कोई नहीं पूछता है तो मेरी छाती फट जाती है। यानी उन्हें बहुत दुख होता है। एक दिन था, गांव की जितनी शादियां हुई जुम्मन के सिले हुए जामे जोड़े को पहनकर हुई, और आज उनका कहना था कि एक दिन वो था जब गांव में कोई भी शादी होती थी तो उसमें जुम्मन के ही सिले हुए जामे जोड़े यानी शादी के जोड़े लोग पहनते थे। लेकिन आज कहने के बाद वो रुक गए, आगे वो कह ही नहीं पाए कुछ। आज किया बेटा तुम आ गए, मतलब आज ये अच्छा किया जो तुम यहाँ आ गए, मेरा कितना बड़ा भाग्य है। और जुम्मन की आंखों से टप टप 2 बूंद आंसू चू पड़े, आंखें मेरी भी गीली हो गई थी। यानी लेखक कहते हैं कि ये सब बताते हुए, अपनी हालातों के बारे में लेखक से बताते हुए जुम्मन के आंखों से आंसू टपक गए, और ये सब देखने के बाद लेखक के भी आंखें भर आए और वे भरी हुई आंखों से उन्हें बस दिलासा देते रह गए। तो बच्चों, इस पाठ को आप पढ़िएगा और समझिएगा।